हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज बंधुत्व जाति तथा वर्ग के पार्ट 2 के प्रकरण में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसका पहला भाग आपने देख लिया है। इस भाग में हम वैदिक काल के जो समाज है उसमें विवाह व्यवस्था कैसे थी और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं विवाह के प्रकारों की। वैदिक काल में जो हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से जो प्रमुख विवाह हैं, जो अच्छे विवाह हैं, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, एक, 2, 3, 4, 5। इसके बाद जो विवाह हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये कुल 8 विवाह हैं। इन 8 विवाहों में जो प्रारंभ के विवाह हैं वो तो अच्छे बताए गए हैं। बाद के जो ये विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह है, इसको अच्छा नहीं माना गया। अब ये विवाह क्या होते थे, थोड़ा इसको समझ लीजिए। मैंने बताया था कि कन्या का विवाह पाणिग्रहण संस्कार कहा जाता था और इसको कन्यादान कहा जाता था। पिता योग्य वर की तलाश करता था और उसके बाद कन्या का हाथ उसके हाथ में देता था। तो ऐसा विवाह जो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण, प्रायः जो ऋषि मुनि जो यज्ञ करवाते थे, यज्ञ कराने वाले, ऐसे ऋषि मुनियों के हाथ में जब कोई अपनी कन्या का हाथ देता था और उसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके, उपहार आदि दे करके विधिवत विवाह करता था, तो ऐसे विवाह को देव विवाह कहा जाता था। राजा महाराजा जो यज्ञ करवाते थे तो प्रायः जो यज्ञ कराने वाले, जो अनुष्ठान करने वाले, जो ऐसे ऋषि मुनि होते थे, उनसे अपनी कन्या का विवाह करते थे। च्यवन ऋषि की पत्नी थी सुकन्या, क्षत्रिय राजा की कन्या थी, उसके साथ उनका विवाह हुआ। अगस्त ऋषि का विवाह लोपामुद्रा के साथ हुआ। लोपामुद्रा क्षत्रिय थी, उनके साथ हुआ। तो सुकन्या है, लोपामुद्रा है, इसके उदाहरण। ब्रह्म विवाह, ये ऐसा विवाह था जिसमें पिता सुयोग्य वर, सुयोग्य विद्वान वर के हाथ में पुत्री का हाथ देता था, उसे वस्त्राभूषण, उपहार ये दे करके शादी करता था। तो मित्रों, ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह का प्रकार था, क्योंकि इसमें पिता सुयोग्य वर को अपने घर बुला करके विधिवत उसका आदर सत्कार करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित अपनी कन्या को उपहार दे करके उसका पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करता था, अपनी कन्या की विदाई करता था। तो ये विवाह का एक सर्वोत्तम तरीका था जो आज भी प्रचलन में है। तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। इस विवाह में जो वर होता था वो कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय व बैल प्रदान करता था। कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था, उसके पश्चात कन्या का विवाह करता था। लेकिन ध्यान रहे
ये विवाह जो संपन्न होता था गाय और बैल के बदले में, ये कोई कन्या का मूल्य नहीं था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कई विदेशी जो इतिहासकार हैं वो समझते हैं कि ये कन्या मूल्य है, ये तर्कसंगत नहीं है। वास्तव में ये विवाह प्रायः जो पुरोहित वर्ग था उसमें संपन्न होता था, और ये गाय और जो बैल के प्रदान करने का विधान था वो इसलिए जिससे कि पुरोहित लोग अपने याज्ञिक कर्म, यज्ञ आदि के लिए गाय से दूध प्राप्त करते थे, बैल कृषि व्यवस्था का आधार था, तो याज्ञिक कर्मों को संपन्न कर सकें इसके लिए कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था, उसके पश्चात अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता था। तो ये था आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो विवाह की चौथी श्रेणी में आता है, और यह भी एक सर्वोत्तम विवाह था। आज भी प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह ये दोनों समाज में ज़्यादातर प्रचलन में देखे जाते हैं। तो प्रजापत्य विवाह में क्या होता था? प्रजापत्य विवाह में पिता कन्या और वर दोनों को आशीर्वाद देता था कि आप दोनों सामाजिक और धार्मिक नियमों का साथ साथ पालन करें, दाम्पत्य जीवन को अच्छे प्रकार से जिएं, विधिवत आशीर्वाद दे करके, उपहार दे करके, बंधु बांधवों सहित सबकी उपस्थिति में ये विवाह संपन्न होता था। प्रजापत्य विवाह के लिए कहा गया है सह धर्म चरत इत प्रजापत्या, सह धर्म चरत इति प्रजापत्या, अर्थात साथ साथ धार्मिक मार्ग का अनुगमन करो। पत्नी को सहधर्मिणी कहते हैं। तो वर और कन्या दोनों को बंधु बांधव और कन्या का पिता आशीर्वाद देता था कि आप दोनों पत्नी सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का साथ साथ निर्वहन करें। तो ये प्रजापत्य विवाह था। गंधर्व विवाह, ये विवाह ऐसा था जिसमें कि कन्या और वर इन दोनों की आपसी सहमति से ये विवाह संपन्न होता था। इसमें आपसी सहमति, इसके लिए परिवार के लोगों की सहमति, परिवार के लोगों की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। कन्या और वर अगर आपस में सहमत हैं तो इस प्रकार का विवाह संपन्न होता था। एक प्रकार से आधुनिक समय में जैसा कि प्रेम विवाह का स्वरूप है उससे मिलता जुलता स्वरूप था। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह एक प्रकार से गंधर्व विवाह था, उसका उदाहरण मिलता है। महाभारत में जब हम देखते हैं तो अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह गंधर्व विवाह है। तो इस प्रकार के विवाह का उल्लेख हमारे जो धर्मशास्त्र हैं और जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें उनका विधान है, और ये भी विवाह का एक मान्य स्वरूप था। नेक्स्ट, असुर विवाह। ये जो तीन विवाह हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये बहुत अच्छे विवाह नहीं माने जाते थे। ये विवाह की निंदित श्रेणियों में आते हैं। ओके, विवाह के 8 प्रकार थे, लेकिन ये 3 विवाह ये निंदित श्रेणी में आते हैं। असुर विवाह क्या था? कन्या का क्रय करके अगर कन्या को क्रय करके विवाह संपन्न किया जाता था, वर कन्या से विवाह करने के बदले कन्या के पिता को निश्चित मूल्य देता था और उसके पश्चात कन्या से विवाह होता था। तो इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहा गया है। कन्या को खरीद करके अगर विवाह किया जाए तो ये असुर विवाह की श्रेणी में आता था। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह विवाह का वो प्रकार था जब कन्या का अपहरण करके
विवाह किया जाए। कन्या को जबरदस्ती सख्त के द्वारा छीन लिया जाए, अपहृत कर लिया जाए और उससे विवाह कर लिया जाए, तो इस प्रकार का विवाह जो होगा वो राक्षस विवाह की श्रेणी में आएगा। और इसी प्रकार जो विवाह का सबसे निंदनीय तरीका था पिशाच विवाह, कन्या के साथ विश्वासघात करके अगर कन्या के साथ विश्वासघात किया जाए, कन्या को कोई मादक द्रव्य पिला दिया जाए, कन्या की बेहोशी की स्थिति में या नींद की स्थिति में उसके साथ विवाह कर लिया जाए, बेहोशी या नींद की स्थिति में, ओके, इस तरह से कन्या के साथ कोई विश्वासघात करके विवाह कर लिया जाए तो ऐसा विवाह इस श्रेणी में आता था। और ये पिशाच विवाह विवाह की सबसे निम्नतम श्रेणी थी, अत्यंत निंदनीय श्रेणी में इसको गिना जाता था। तो ये विवाह के 8 प्रकार थे। ओके, आपने पूर्व वीडियो में देखा था कि विवाह में इस प्रकार की भी व्यवस्था थी कि जो राजा महाराजा थे वो बहुपत्नी व्यवस्था भी उनके यहाँ थी, बहुपत्नी रखते थे। ओके, एक महाभारत में ऐसा भी उल्लेख है कि बहुपत विवाह का भी। तो ये तो सब नियम बनाए गए थे जिससे कि समाज को मर्यादित किया जा सके। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का संचालन विधिवत हो, समाज में किसी प्रकार की वर्ण संकरता ना आए, समाज में शुचिता बनी रहे, समाज नैतिक मार्ग पर चले, मर्यादित रहे, ये सब इसके लिए व्यवस्था थी जो ऋषि मुनियों ने बनाई थी। हमारे जो सामाजिक उस समय ऐसे सरोकार रखने वाले विद्वान लोग थे उनकी ये देन थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन नियमों को नहीं भी मानते थे। नियम तो बनाए गए थे लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इन सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते थे। जैसे विवाह के संबंध में देखिए तो कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां इन नियमों के अनुसार विवाह नहीं किए गए। 2 ऐसे विवाह के उदाहरण मिलते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। व्यवस्था तो थी, सब लोग अपने वर्ण में विवाह करेंगे। वर्ण के अंदर जो जातियां थी, एक जात से दूसरी जात में विवाह कर सकते थे, लेकिन वर्ण के नियमों को मानना पड़ता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। ऐसे विवाह के 2 प्रकार थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आइए इसको समझ लेते हैं कि अनुलोम विवाह क्या था और प्रतिलोम विवाह क्या था। सबसे पहले हम अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह को लेते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर है, इसको बारीकी समझिएगा। अनुलोम विवाह में जो कन्या होती थी, कन्या उच्च की, पुरुष निम्न वर्ण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कन्या ब्राह्मण है, पुरुष क्षत्रिय है या वैश्य है, तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह की संज्ञा दी जाएगी। ओके। और प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण और कन्या ये निम्न वर्ण की। अगर उच्च वर्ण का पुरुष किसी निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है तो इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहेंगे। मान लीजिए पुरुष ब्राह्मण है, कन्या क्षत्रिय है,
तो इस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह की संज्ञा में आएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अनुलोम विवाह भी हुए और प्रतिलोम विवाह भी हुए। खास करके जो देव विवाह होता था तो राजा महाराजा याज्ञिक अनुष्ठान कराने वाले जो ऋषि होते थे उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करते थे। तो कन्या क्षत्रिय वर्ण की और पुरुष ब्राह्मण वर्ग का। तो इस प्रकार के विवाह अक्सर प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आते थे। जैसे च्यवन ऋषि हुए हैं। च्यवन ऋषि की पत्नी थी सुकन्या। अगस्त ऋषि हैं, इनकी पत्नी थी लोपामुद्रा, दोनों क्षत्रिय थी। अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था। अग्निमित्र ने मालविका के साथ विवाह किया, इसकी पत्नी मालविका थी। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पुरुष ब्राह्मण वर्ग के और कन्याएं क्षत्रिय वर्ण की। तो ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। ओके, तो ऐसे विवाह समाज में होते थे। कहने का मतलब ये है कि यद्यप वैदिक नियम तो विवाह के संबंध में थे, लेकिन हमेशा वैदिक नियमों का पालन नहीं किया गया। कुछ वर्णेतर विवाह भी हुए, एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में। महाभारत में आप उल्लेख पाएंगे, भीम का हिडंबा के साथ विवाह हुआ, जो राक्षस कुल की थी। हिडंबा राक्षस की बहन थी। तो ये विवाह वर्णेतर विवाह हैं जो क्रमशः अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि ये वर्ण व्यवस्था बनाई तो जरूर गई थी, लेकिन इसका अक्षरशः पालन चाहे वो विवाह के संबंध में हो, चाहे वो वर्णों के कार्यों के संबंध में हो, हमेशा नहीं होता था। कुछ लोग इसका उल्लंघन करते थे। और इसीलिए आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या वर्ण व्यवस्था के नियमों का हमेशा पालन होता था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, ब्राह्मणीय व्यवस्था के सिद्धांतों का पालन क्या हमेशा होता था? तर्क दीजिए। तो इसमें इसी प्रकार से आपको अपने आंसर को लिखना है कि वर्ण व्यवस्था में एक तो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, हर वर्ण के अपने काम थे। दूसरा, विवाह संबंधी नियम थे। तीसरा, संपत्ति संबंधी नियम था। ठीक, इन तीनों पॉइंट पर आपको अपने आंसर को बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से लिखना है। जैसे 4 वर्ण थे, चारों वर्णों के काम आपको बताए गए, लेकिन जो क्षत्रिय वर्ग था जिसका कि काम न्याय करना, राजा का काम होता था राज्य करना, सुरक्षा करना, न्याय करना, दान देना, यज्ञ करना। लेकिन बहुत से ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जो शासक हुए, और कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, अर्थात वो वर्ण संबंधी नियमों में नहीं आते। जो राजा होता था, राजा के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या था? उसे क्षत्रिय होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या राजा होने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक था? वर्ण व्यवस्था के नियमों के अनुसार तो आवश्यक था, लेकिन बहुत से ऐसे शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी वो शासक हुए। इनके उदाहरण भी आपको देने पड़ेंगे। जैसे अक्षत्रिय शासकों में से मौर्य, शुंग, कंड, सातवाहन, कदंब, दक्षिण भारत का शासक वंश था, गंगवंश। ये ऐसे शासक वंश थे जो क्षत्रिय नहीं थे। इसी प्रकार
गुजरात पर शासन करने वाले शक, ये मलेच्छ थे, भारत के नहीं थे, असंस्कृत भाषी थे, लेकिन फिर भी ये शासक हुए। शक शासक रुद्रदमन के बारे में आपने पढ़ा है, तो रुद्रदमन शक शासक था, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं था। तो ऐसे शासक वंश ये सारे हैं जो क्षत्रिय ना होने के बावजूद भी ये शासक बने। मौर्य वंश को लोग निम्न कुल क्षत्रिय मानते हैं। शुंग ब्राह्मण थे, कर्ण ब्राह्मण थे, सातवाहन वंश अपने आप को ब्राह्मणीय व्यवस्था का संस्थापक कहते थे। वो कहते थे कि हमने ब्राह्मणीय वंश की स्थापना की, वर्ण व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन स्वयं वर्ण व्यवस्था के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया। अक्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने शासक का पद ग्रहण किया। यही नहीं, सातवाहन वंश ने और भी नियमों को तोड़ा। सातवाहन वंश की रानियों ने गोत्र संबंधी नियमों का भी पालन नहीं किया। यह भी आपको लिखना है कि शासक ही क्षत्रिय नहीं हुए, बल्कि जो गोत्र व्यवस्था थी उस गोत्र व्यवस्था के नियमों का भी उल्लंघन हुआ। हमने आपको बताया था कि गोत्र व्यवस्था के अनुसार बहिर्विवाह होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहिर्विवाह नहीं हुआ, कुछ अंतर्विवाह भी हुए। जैसे यम यमी का विवाह अंतर्विवाह था। तो गोत्र व्यवस्था के मानकों को नहीं माना गया, तो वर्ण व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन हुआ। इसी तरह सातवाहन वंश जो ब्राह्मण था, इसने शक शासक की पुत्री से विवाह किया। सातवाहन वंश के राजा ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, जबकि अपने आप को ये ब्राह्मणी व्यवस्था का संस्थापक कहते हैं। तो इन्होंने वर्णेतर विवाह किया, दूसरे वर्ण में विवाह किया, तो गोत्र संबंधी नियमों को नहीं माना। यही नहीं, सातवाहन वंश की रानियों ने अपने नाम के पीछे अपने पिता का गोत्र अपनाया, पति का गोत्र नहीं अपनाया। गोत्र व्यवस्था में यह भी तो नियम था कि पत्नी अपने पति का गोत्र अपनाएगी। अब पत्नी का कोई, कन्या का कोई गोत्र नहीं होता, लेकिन सातवाहन वंश की रानियों के नामों में अगर आप देखें तो वहाँ सभी ने अपने पिता का गोत्र अपना रखा है, अपने पति का गोत्र नहीं अपनाया। तो गोत्र संबंधी नियमों का भी गोत्र संबंधी नियमों की भी अवहेलना की गई। ओके, इसी तरह जो विवाह के संबंध में भी था कि अनुलोम विवाह भी हुए, प्रतिलोम विवाह भी हुए। ओके, 3 पॉइंट हो गए। विवाह संबंधी नियमों की अवहेलना हुई, वर्ण संबंधी नियमों की अवहेलना हुई, गोत्र संबंधी नियमों की अवहेलना हुई। चौथा नियम था जो हमारे सामाजिक व्यवस्था का, वो ये था कि स्त्री को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, स्त्री भूमि की मालकिन नहीं होगी। पति के मरने के बाद पुत्रों को, या पुत्र नहीं है तो उनके स्वजनों को, उनके बंधु बांधवों को वो संपत्ति दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। संपत्ति का जो अधिकार था वो पुरुष को होता था। भूमि दान पुरुष कर सकते थे, स्त्री को भूमिदान करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जब वाकाटक शासक के साथ हुआ और वाकाटक शासक की जब मृत्यु हो गई तो प्रभावती गुप्त राज्य की संरक्षिका बन गई। इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र अल्पवयस्क थे। तो प्रभावती गुप्त ने राजा का दायित्व भी संभाला और भूमिदान भी किया। इन्होंने आचार्य चनाल स्वामी को दंगुन गांव दान में दिया, इसका अभिलेखीय प्रमाण है। प्रभावती गुप्त ने भूदान किया। तो प्रभावती गुप्त द्वारा भूदान करने का जो प्रमाण है वो स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था के नियमों को नहीं माना गया। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनके आधार पर आप अपने उत्तर को पूरा करेंगे। ओके, वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को संचालित करने के लिए नियम बनाए गए थे। अधिकांश लोग नियमों को मानते भी थे, लेकिन कुछ लोग
इन नियमों को जिन्होंने नहीं माना, एक प्रकार से अवहेलना की, वो इस प्रकार के उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या राजा होने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक था, तो आप इस प्रकार से अपने उत्तर को लिख करके लास्ट में उसका मूल्यांकन लिखेंगे कि क्षत्रिय होना राजा होने के लिए आवश्यक नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो शक्तिशाली हो, पुरुषार्थवान हो, वो क्षत्रिय ना हो फिर भी राजा हो सकता था, और यही प्रमाण है कि ये लोग शासक बने। नियम तो जरूर था, लेकिन पुरुषार्थ व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं था। ओके, तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, अपने मित्रों तक भी इसे भेजेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इसी चैप्टर के बचे हुए भाग को हम तीसरे वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।